मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है डे 5 ही है ना। आज है डे 5 और आज आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो है रूल बेस्ड ग्रामर के क्वेश्चन। डे 1 में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ को लिया था, डे 2 में मैंने मिल्टन को लिया था, डे 2 में मैंने ग्रामर और फिगर्स ऑफ स्पीच ली थी, फिर मैंने मिल्टन को लिया, मिल्टन के कुछ क्वेश्चंस लिए। कल मैंने आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है करवाया। आज मैं आपके लिए रूल बेस्ड ग्रामर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऐड देखना पड़ेगा भाई सबको, ऐड जरूर देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यू डोंट गेट वॉट यू विश फॉर, यू गेट वॉट यू वर्क फॉर। कितनी बढ़िया कोटेशन है। देखिए, आप जो चाहते हैं आपको वो नहीं मिलता, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं बैक उसमें आपके दिमाग में चलता रहता है हमें ये चाहिए, उसी से ये आपको चीज़ मिलती है। देखिए, चाहना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर अपने तकिए के नीचे किताब रख के सोचें कि किताब जो है कि सारा मटेरियल आपके दिमाग में घुस जाए, ऐसा नहीं होता। उस किताब को पढ़ना होता है, तब कहीं जाकर आप सीखते हैं। तो व्हाट यू विश, वर्क फॉर इट। चलिए जी, अब बात करते हैं स्टार्ट। ये रूल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैंने भी बुक से लिए हैं, बस आप लोगों को समझाने हैं। तो क्वेश्चन जो हैं ये ध्यान से सुनिएगा। The word class that serves as the predicate of a sentence is known as। देखिए, जब हम जानते हैं कि जब हम जो सब्जेक्ट होता है, बाकी का जो सब्जेक्ट होता है द डूअर, जिसके बारे में बात की जाती है दैट इज सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में बताता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो द वर्ड क्लास दैट सर्व्स एज द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज नोन एज। तो वो कौन सी चीज़ है जो जहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, तो वो वर्ड क्लास है दैट इज वर्ब। वो कौन सी होती है? वर्ब। अगर जो चीज़ उसके बारे में बताती है, जो डूअर है, जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज सब्जेक्ट। बाकी का सारा हिस्सा प्रेडिकेट, एंड द प्रेडिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ब। तो ये है आपका इसका आंसर, वर्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड क्लास दैट कैन सर्व एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन और इन एपोजिशन इज नोन एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो भी वर्ब, जैसे अगर हमने यहां पे ये बोला कि रितेश my friend is a teacher, तो आप ये देखिए कि रितेश, ये जो सब्जेक्ट है, ये एपोजिशन है जो बराबर में रखा जाता है, तो ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। शेक्सपियर wrote Hamlet, Who wrote Shakespeare? Shakespeare wrote what? Hamlet। तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो काम करे उसे क्या कहा जाता है? नाउन। तो द वर्ड क्लास दैट कैन सर्व एज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की तरह काम करे, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, और एपोजिशन की तरह काम करे, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The part which tells something about the subject is known as। वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ कि जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बिल्कुल भी अपने दिमाग पे से कंट्रोल लूज नहीं करना है। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और गलती से कि कुछ का कुछ मार्क कर दे। तो द पार्ट विच टेल्स something about the subject is that is known as predicate। जो डूअर है, जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में कुछ बताता है दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। देखिए, एक एक करके इसी तरीके से टॉपिक कवर करूंगी। डू इट, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। Here in this sentence the subject is,
हमें पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, इम्पेरेटिव मीन्स व्हेन एन ऑर्डर, कमांड, जब एक ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की पहचान होती है, इट बिगिंस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें डू इट में क्या है, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ जेरेंट। तो इसमें कौन जो है वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, द सब्जेक्ट हैज़ बीन लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इनकी पहचान होती है कि ये वर्ब से शुरू होते हैं। अगर होता यू शुड डू इट तब हमारा इसमें सब्जेक्ट होता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट आउट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ मैन, व्हाट इज हियर। जब हमने यहाँ पे को बोला कि व्हाट अ मैन, आप ये देखिए कि व्हाट अ मैन, ये सबसे पहले ये एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है दैट एक्सप्रेसेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। दैट इज अ नाउन। तो व्हाट है, क्या है यहाँ पर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है व्हाट अ मैन। तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। She herself says so. Here in this sentence herself is used as। एक काम करते हैं, दो तरीके के नाउन होते हैं इसी तरीके से, एक होता है रिफ्लेक्सिव और एक होता है एम्फेटिक। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में अंतर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है दैट कम्स आफ्टर द वर्ब, ठीक है, जहाँ पर जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्स घूमकर सब्जेक्ट पर वापस आता है। अगर मैंने यहाँ पे कहा द ओल्ड मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, द ओल्ड मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, तो इसमें हिमसेल्फ का एक्शन घूमकर ओल्ड मैन पे जा रहा है और ये वर्ब के बाद लगता है, इट कम्स आफ्टर वर्ब, ठीक है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, आई माई सेल्फ विल डू इट। अब हैं दोनों एक से ही, लेकिन पहचान क्या है कि भाई अगर आप माई सेल्फ नहीं भी करोगे तो ये एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। द ओल्ड मैन पॉइजनड इतना लिखकर छोड़ दोगे तो सेंटेंस अधूरा है। जब आप सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए जिस प्रोनाउन को यूज़ करते हो दैट इज़ नोन एज एम्फेटिक। अब इसमें क्या है, शी हरसेल्फ सेज सो, तो यहाँ पे ये हरसेल्फ जो है वो किस पे, जो शी सेज सो, ये भी सही था। अब हरसेल्फ क्या है, वो शी पर जोर डाल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो एम्फेसाइज करने वाले को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव है दैट कम्स आफ्टर द वर्ब और जो एम्फेटिक होता है वो सीधा सब्जेक्ट के बाद लगता है। And the next question is, this pronoun refers to person or thing in a general way. It does not refer to any person or thing in particular. एक ऐसा pronoun जो जनरल वे में किसी के बारे में बताता है, जो किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को पर्टिकुलर वे में नहीं बताता, उसे क्या कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड, देखिए डेफिनेट प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, इट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे भाई जहाँ पर हम ही शी ये कर रहे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम जनरल सेंस में कहते हैं तो एवरीवन, समवन, तो ये जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the gerundial infinitive does the work of an adverb when it is used to qualify a verb or to qualify an adjective. When it is used to qualify a noun, it does the work of। एक चीज़ ये याद रखिएगा, I eat, why, जो why का जवाब दे तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर ये infinitive किसका काम कर रहा है,
ये जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जेरेंड जो होता है वो नाउन का काम करता है, तो जेरेंडियल इन्फिनेटिव जो है ये किसका काम कर रहा है, आई ईट वाई, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि किसको जो है किसके मीनिंग में और मीनिंग जोड़ रहा है, वर्ब के। अगर हमने यहाँ पे कहा टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव्स, बनानाज आर गुड टू ईट, आर गुड, अब ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। व्हेन इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, जब ये नाउन को क्वालिफाई करे, दिस हाउस इज टू लेट, जब ये नाउन को क्वालिफाई करे तो ये किसका काम करता है भाई, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब को वो कर रहा है, उसके मीनिंग में और मीनिंग जोड़ रहा है तो एडवर्ब हो जाता है, और अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ भाषा का फर्क है। और यहाँ तो ये एग्जाम्पल्स दे भी रखे हैं, वहाँ कोई एग्जाम्पल्स थोड़ी दिए जाएंगे। हियरिंग द नॉइज आई रैन अवे, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स दैट इज ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल किस रूप में यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। अगर दोनों काम्स एक साथ हो रहे हों तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ एज अ वर्ब किया जाता है। हियरिंग द वॉइस क्या है, हियरिंग द नॉइज आई रैन अवे, तो यहाँ पर दोनों काम जब एक साथ होते हैं तो पहले काम के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो ये हियरिंग द नॉइज ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर तो ये वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, चेयर इज़ अ नाउन, तो चेयर कैसी है, टूटी हुई, तो चेयर की क्वालिटी बताई जा रही है। यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये क्या है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका आंसर है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। Reading is my hobby. Here reading is used as the subject of a verb. It does the work of a noun. Hence it is a verb noun. It is called. जब कभी भी जब what का जवाब आ रहा है, what is my hobby, और what के जवाब से जो सब्जेक्ट निकल के आ रहा है उसको नाउन की तरह वो काम कर रहा है। तो रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो ये किसका है, ये इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। जब नाउन का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज वो क्या है, रीडिंग इज़ माई हॉबी। ना वो इन्फिनेटिव है ना वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल किसका काम करता है, वर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो वो कौन है, दैट इज जेरेंड। इट इज जेरेंड इज कॉल्ड वर्बल नाउन। जेरेंड को ही हम क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, क्योंकि ये वर्ब भी है और ये नाउन का काम भी करता है। जैसे पार्टिसिपल इज वर्बल एडजेक्टिव। सीइंग अ लायन आई रैन अवे इज द एग्जाम्पल ऑफ। मैंने आपको बताया भाई, देखिए रीडिंग इज माई हॉबी, इसमें जवाब आ रहा है व्हाट इज वाई, व्हाट का जवाब आ रहा है, तो जो व्हाट का जवाब दे वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। सीइंग अ लायन आई रैन अवे, सीइंग अ लायन, लायन देखकर मैं भाग गया, तो ये किसका काम कर रहा है, एक्शन आ रहा है, एक्शन, तो ये एक्शन है लेकिन व्हाट का जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि सीइंग अ लायन ये वर्ब का काम कर रहा है, और जो है ये दोनों एक्शंस जब साथ में होते हैं तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। तो सीइंग अ लायन आई रैन अवे ये किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल एंड दैट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर यही आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रहा है, जेरेंड का। क्यों, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ पर यही चीज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब का काम कर रही है। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना, लेक्सिकल वर्ड की जो फॉर्म है सिंगुलर में फिनोमिना, फिनोमिना की क्या है, दैट इज ओ एन, फिनोमिनन। ओ एन को हम चेंज कर देते हैं ए में, फिनोमिनन। तो इसका आंसर है आपका फिनोमिनन, कि एक नेचुरल घटना को बोला जाता है, ये प्लूरल है फिनोमिना,
और इसका सिंगुलर है दैट इज फिनोमिनन। फिनोमिनन ON को A में जो है वो चेंज कर दिया जाता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज। जब भी किसी चीज़ में हैंडफुल, ये पूरा जो वर्ड है हैंडफुल कपफुल, इसमें ये पूरा वर्ड है तो ऑब्वियसली आप इसमें कहाँ लगाओगे, लास्ट में S लगाया जाएगा, तो दैट विल बी हैंडफुल्स। द प्लूरल ऑफ MA इज। जब हम किसी एब्रीवेशन को, किसी फिगर को या किसी लेटर को प्लूरल करते हैं तो एपोस्ट्रोफी S लगाकर प्लूरल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है दैट इज CMAs। MAs में लगाया जाएगा किसी फिगर को, 9s 2s या इसमें A's, कभी भी किसी भी चीज़ में जब हम एब्रीवेशन को, फिगर को या लेटर को प्लूरल करते हैं तो एपोस्ट्रोफी S लगाकर प्लूरल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगुलर ऑफ बेसिस इज। अब आप इसका देखिए, किसी भी चीज़ में जब SES आता है तो उस ES को हम IS में बदल देते हैं फॉर सिंगुलर। सिंगुलर के लिए बदल दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्सिस, तो IS को बदल दिया जाएगा एक्सिस, ऐसे। तो इसका आंसर है आपका दैट इज बेसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर सिर्फ आप लोगों के लिए कि भाई उससे पहले क्वेश्चंस हर तरीके के करवाने चाहिए। द प्लूरल ऑफ एरेटम इज। किसी भी चीज़ का, जैसे देखिए ये लैटिन वर्ड्स हैं, ये डेटम है। UM जो होता है, UM चेंजेस इनटू A। UM जो होता है वो A में चेंज हो जाता है, चाहे वो डेटम हो। अब एरेटम है तो वो किस में चेंज होगा, दैट इज एरेटा। ऑनेस्ट पीपल डैश बाय सोसाइटी। ऑनेस्ट पीपल, सबसे पहले यहाँ पे पीपल जो है दैट इज प्लूरल, तो सबसे बाय आ रहा है तो उससे हमें पता चल रहा है दैट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो अब इसमें हमें कहाँ दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, ये कट गया, ये कट गया। अब बात कर रहे हैं प्लूरल की, तो क्या हो गया, दैट इज आर रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज मच। अब ये देखिए, शेक, शुक, शेकन। शेक फर्स्ट फॉर्म, शुक सेकंड फॉर्म, शेकन थर्ड फॉर्म। अब आप खुद ही देखिए, वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि बाय आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी शेकन। ही विल कम इफ़ यू डैश हिम। एक चीज़ देखिए, हमारा कंडीशनल सेंटेंस जो होता है जिसमें कोई चीज़ किसी चीज़ पर आधारित होती है, टाइप 1 जो कंडीशनल होता है कि अगर हम कोई शर्त रखेंगे तो उस पर आधारित एक रिजल्ट आएगा, दैट इज़ टाइप 1 कंडीशनल। ही विल कम, तो ये है हमारा रिजल्ट, या हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं क्या है ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ़ यू। तो है दोनों ही फ्यूचर में, मगर जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है कंडीशनल वाला, दैट इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ़ यू इनवाइट हिम ही विल कम। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। द पुलिसमैन मेड द थीफ डैश फास्ट। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ब्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब्स। दे आर नोन एज कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है, ये मेक है, गेट है। जब किसी से कोई काम करवाते हैं तो मेक के बाद जो लगता है, मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए, द पुलिसमैन मेड द थीफ रन फास्ट। तो द पुलिसमैन मेड द थीफ रन फास्ट। तो यहाँ पर इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। डैश, आई हर्ड आई डैश द न्यूज़ लास्ट नाइट। यहाँ पर लास्ट नाइट दे रखा है,
अब लास्ट नाइट आता है तो टेंस जो लगेगा दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा हर्ड। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप में से बहुत लोगों को ये लगेगा दीज आर सम ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो मैंने आज जो है लिए हैं, मगर मेरा एक मैं आप ये मान लीजिए कि इसके पीछे एक कारण ये है कि चाहे कई बार जो होता है ना क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट में इंसान नहीं मात खाता, कई बार इजी में भी जो है वो मात खा जाता है। कह रहा है कि वो कौन सा शेर भी है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सिंपल, डिफ़िकल्ट और मोर और डिफ़िकल्ट सारी चीज़ें हम लोग जो है वो लेकर चलेंगे। तो इसीलिए ही मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो है करवाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वी डैश बाय अ स्ट्रेंज साउंड। अब ये यहाँ पे देख लीजिए फिर बाय आ रहा है, तो यहाँ पर वही हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ए तो वी वर स्टार्टल्ड, तो स्टार्टल्ड है इसमें, वी वर स्टार्टल्ड, तो स्टार्टल्ड आश्चर्यचकित, दैट इज वी वर स्टार्टल्ड। बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। जब पास्ट में दो घटनाओं को बताना हो जिनमें से एक घटना पहले और एक घटना जो है वो बाद में घटी हो, चाहे उसका सीक्वेंस कुछ भी हो, तो पहले घटी घटना में पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में घटी घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब आप ये देखिए, बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर, यानी कि द्रविडियंस पहले से रह रहे थे, आर्यंस बाद में आए। तो ऑब्वियसली इस टेंस में यहाँ पर द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर, ये बिल्कुल ठीक है। आर्यंस के आने से पहले द्रविडियंस वहाँ रह रहे थे, तो यहाँ पर द्रविडियंस रहते थे, तो यहाँ पर आर्यंस जो है वो दूसरा है। तो बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया, तो इसका आंसर है आपका सी। स्पीच डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम द एनिमल्स, कि डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है जब किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकालना हो, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम द एनिमल, एनिमल्स से जो डिस्टिंग्विश करता है वो कौन करता है? स्पीच करती है। दिस ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन, इस कॉल्स के साथ जो आपका प्रेपोजिशन लगता है दैट इज एट। दिस ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन। एवरीवन लॉन्ग्स फॉर पीस, हर कोई शांति जो है वो चाहता है, तो लॉन्ग के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है दैट इज फॉर। एवरीवन लॉन्ग्स फॉर पीस। A sentence which makes a statement or assertion is known as। sentences आप लोगों ने सब ने पढ़े होंगे कि कितने टाइप के होते हैं। assertive होता है, इसमें आपका, चलिए एक एक करके करते हैं। तो देखो कि sentences जो होते हैं आपके, सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, एक सेंटेंस जो कि कोई असर्शन, कोई बात कहता है, कोई कथन कहता है, कोई स्टेटमेंट जो है वो कहता है, उसे क्या कहा जाता है। अब आप ये देखिए सेंटेंसेस के कुछ प्रकार तो इसी में ही लिखे हुए हैं। एक असर्टिव लिखा है, एक इंटेरोगेटिव लिखा है, एक एक्सक्लेमेटरी लिखा है। अब बचे कौन से आपके इसमें? इम्पेरेटिव बचा और बचा आपका ऑप्टेटिव। इम्पेरेटिव सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि इम्पेरेटिव जिसमें हम किसी को से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो अब आप ये खुद ही देखिए कि पांचों तरीके के सेंटेंसेस हैं कि जिसमें असर्टिव में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट देते हैं। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सक्लेमेटरी में अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। इम्पेरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड देते हैं और ऑप्टेटिव में दुआ या बद्दुआ देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका हुआ दैट इज असर्टिव। A sentence which expresses strong feeling is known as, इससे पहले ही मैंने बता दिया और वैसे भी ये सभी को ही पता होते हैं, तो exclamatory sentence।
What determines or limits the meaning of the noun that follows? कौन सी ऐसी चीज है जो नाउन की सीमा में बांधती है? तो ये है दैट इज डिटर्मिनर. डिटर्मिनर जो है वो नाउन को, द नाउन दैट फॉलोज, जो उसको फॉलो करता है. तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा, वो इसकी सीमा जो है वो बांध रहा है. मच वाटर, दैट इज मच इज डिटर्मिनर. अ लिटिल नॉलेज. तो किसी चीज़ की ये जो सीमा बांधना होता है, इसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डिटर्मिनर. He gave me a book. In this sentence, me and a book are the objects. Which is correct option? He gave to whom? मुझे. What? जो whom का जवाब दे, that is indirect object. What? A book. तो इसमें जो है आप ये खुद ही देखिए. Which is correct option? Me is an indirect object while a book is a direct object. Me is a direct object while a book is an indirect. ये इसमें जो है इसका ऑप्शन है आपका. Me is an indirect object while a book is a direct object. एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज ऑल्सो नोन एज, जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, जो बांटते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स में. कार्डिनल 1 2 3 जो कि क्या बताता है? संख्या. और ऑर्डिनल जो कि बताता है क्रम, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ये जो है न्यूमरल एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव. Which word means some though not much? देखिए, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत. इसमें थोड़ा बहुत जो है वो कौन सा है? ये है अ लिटिल. लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर. अ लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल थोड़ा बहुत जितना भी है सारा. तो इसका आंसर है अ लिटिल. Which word is used for some? It has a positive meaning. It is also opposed to none. थोड़ा बहुत, ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. ये जो यूज होता है ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है. तो जिसका मीनिंग है सम, तो सम जो है वो किसका मीनिंग है? फ्यू. ना के बराबर, थोड़े बहुत जितने भी हैं सारे. One must do one's duty. None but a fool will do it. Some are born great. In these sentences, one, none and some are used as. इन sentences में ये general sense में use किए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए कहे नहीं जा रहे हैं. तो ये जो words होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? They are known as इनडेफिनेट प्रोनाउन. जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ ना कहा जाए, एक जनरल सेंस में बात की जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इनडेफिनेट प्रोनाउन. It's a verb that denotes an action which does not pass over to an object. It expresses a state or being. This verb is. एक ऐसा वर्ब जो एक एक्शन जो कि ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होता. अगर हमने यहाँ पे लिखा द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, जब एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पे तो दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. और जब एक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब. जब वर्ब जो है वो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं करता तो उसको क्या कहा जाता है? इनट्रांजिटिव. जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये जवाब दे रहा है ये बर्ड्स फ्लाई वेयर? इन द एयर. द एक्शन हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड. जब एक्शन ट्रांसफर नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब. मूड्स इन ग्रामर आर. मूड्स क्या होते हैं ग्रामर में? एक एक करके पढ़ते हैं. डिफरेंट मोड्स ऑफ मैनर इन विच अ वर्ब मे नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन.
different modes or manners in which a noun may be used to express an action, different modes or manners in which a verb may be used to express an action. moods जो होते हैं वो verb की forms होते हैं जिसमें किस तरीके से modes or manner in which a verb may be used to express an action, कि subjunctive mood, इसमें कंडीशनल्स और जो जिसमें वर्ब कैसे काम करता है जब ये बताया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज मूड. तो देखिए तीन ऑप्शन में सब कुछ मिलते जुलते से लग रहे हैं कि हाउ अ वर्ब वर्क्स, दैट इज नोन एज मूड्स. तो ये है आपका कि एक वर्ब कैसे काम करता है, इंटेरोगेटिव में काम करता है, सब्जंक्टिव में काम करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज, ये मूड्स हैं, मोड्स और मैनर्स इन विच अ वर्ब इज यूज्ड. And now the last question is, I have no choice but to quit. To quit is infinitive here. It is object to a preposition, subject to a preposition, subject to a verb, object to a verb. अब आप खुद ही देखिए, I have no choice but to quit. ये but यहाँ पर यूज हो रहा है as a preposition. तो इसीलिए ये क्या है, that is an object to a preposition. That's all for today. मिलते हैं कल. और ये क्लास जो है आपको, आई नो इन आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्लास जो है ये लगेगी कि ये तो सारी चीज़ हमको आती ही थी. तो मुझे भी पता है बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन. कल फिर मैं ग्रामर की क्लास के साथ लिटरेचर की क्लास के साथ आऊँगी. एक दिन कभी ग्रामर कभी लिटरेचर. इसी तरीके से आप लोगों के जो 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी में से 5 दिन जो है वो कवर हो गए हैं और बाकी के दिन भी ऐसे ही कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल.